नमस्ते और खमागणी। स्वागत है आपका द हॉन्टिंग फियर की इस रोंगटे खड़ी डी डीए है कर देने वाली दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा अलौकिक अनुभव जो आपकी रूह कंपा देगा। अक्सर कहा जाता है कि एक अकेले लडी डी डिचके की सबसे बड़ी हसरत फिजिकल कांटेक्ट होती है, और जब निर्मलेश को यह मौका मिला तो वह पीछे नहीं हटा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह एक ऐसा जाल है जिसमें फंसने के बाद खुद पंडित जी ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर अब की बार तुम उसके पास गए तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। आखिर क्या हुआ निर्मलेश के साथ? क्या वह उस साए के चंगुल से बच पाया या वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई? पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं और यह खौफनाक दास्तां उनके दोस्त निर्मलेश के साथ घटी है। बात 2017 की है। हमारा दोस्त निर्मलेश वैसे तो बहुत सीधा साधा लडेडी दच का था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। उसे लगता था कि वह हर सिचुएशन को संभाल लेगा। उसकी बुआ के लडेडी एचके की शादी कोटा में थी और पूरा परिवार 3-4 दिन पहले ही वहां पहुंच चुका था। निर्मलेश नहीं गया क्योंकि पुरानी दिल्ली में उसे एक अति आवश्यक काम था। काम यह था कि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था और उसके लिए शादी से ज्यादा जरूरी बर्थडे सेलिब्रेशन था। यहीं से गलतियों का दौर शुरू हुआ। पहली गलती यह हुई कि सेलिब्रेशन के चक्कर में जहां उसे दोपहर 2 बजे निकलना था, वहां शाम के 4 बज गए। नतीजा, उसकी बुक की हुई आरामदायक बस मिस हो गई और उसे आनन फानन में एक साधारण रोडवेज बस लेनी पड़ी ही। दूसरी बड़ी गलती उसने यह की कि निकलते वक्त फोन चार्ज नहीं किया। बैटरी सिर्फ 15% थी। उसने सोचा कि बस में या रास्ते के किसी ढाबे पर चार्ज कर लेगा। बस पुरानी दिल्ली से रवाना हुई। निर्मलेश खिड़की वाली सीट पर हेडफोन लगाकर गानों में मग्न हो गया। रात के 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था और कोटा बस पहुंचने ही वाली थी। लेकिन तभी अचानक धप धप की आवाज के साथ बस बीच रास्ते में रुक गई। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, पर इंजन ने जवाब दे दिया था। सवारी नीचे उतरी। ड्राइवर ने बोनट चेक किया और भारी आवाज में बोला, गाड़ी का इंजन बैठ गया है, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। कंडक्टर ने ऐलान कर दिया कि कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, इसलिए सवारी बस में ही आराम करे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां निकल रही थीं और दूर एक छोटा सा ढाबा था जो बंद होने की कगार पर था। अब निर्मलेश के सामने अंधेरी रात और सन्नाटे के बीच 2 ही रास्ते बचे थे। वह या तो बस में बैठकर सुबह होने का इंतजार करता या फिर उस खामोश रात में कोई और जोखिम उठाता। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से वापसी का रास्ता धुंधला होने लगा था। बस खराब होने के बाद उसके पास 2 ही विकल्प थे। या तो वह बस में बैठकर मैकेनिक का इंतजार करता या फिर अंधेरी रात में खुद रास्ता बनाता। लेकिन 15% बैटरी और सिर पर सवार ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे दूसरे रास्ते पर धकेल दिया। निर्मलेश को डर था कि अगर वह सुबह तक नहीं पहुंचा तो बुआ के डीएचके का लगन का जरूरी फंक्शन मिस हो जाएगा और सब उसे गैर जिम्मेदार समझेंगे। बस के कंडक्टर ने उसे समझाया भी कि भाई, रात का वक्त है, मत जाओ। पर निर्मलेश ने अपना भारी बैग, जिसमें कीमती कैमरा और गिफ्ट्स थे, उठाया और यह सोचकर निकल पड़े डिहा कि कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देगा। रात के 10:30 बज चुके थे। हाईवे पर गाड़ियां फर्राटे भर रही थीं, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। फोन की बैटरी अब आखिरी सांसें ले रही थी, सिर्फ 2%। उसने आनन फानन में पापा को फोन लगाया और अपनी लोकेशन बताकर फोन स्विच ऑफ होने की जानकारी दी। जैसे ही फोन डेड हुआ, उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अकेला है। हताशा में वह एक माइलस्टोन पत्थर पर बैठ गया और हर आती गाड़ी को उम्मीद से देखने लगा। करीब 15 मिनट बाद एक गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बिना कुछ कहे शीशा चढ़ाकर आगे बढ़ गया। निर्मलेश का दिल बैठ गया। उसे समझ आया कि आज के दौर में आधी रात को किसी अजनबी को लिफ्ट देना कोई जोखिम से कम नहीं समझता। लेकिन तभी उसकी किस्मत चमकी। एक सफेद स्विफ्ट रुकी जिसका नंबर RJ20 कोटा था। ड्राइवर एक अधेड़ धाच उम्र का व्यक्ति था। निर्मलेश ने गिद्ध गिद्धाते हुए कहा,
अंकल, निमोधा गांव जाना है, प्लीज छोड़ा दीजिए। उस आदमी ने कुछ पल उसे गौर से देखा और फिर रूखे स्वर में बोला, अंदर गांव तक तो नहीं, पर हाईवे तक छोड़ डर दूंगा। बैठना है तो बैठ। निर्मलेश के लिए तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने अपना सामान पीछे फेंका और खुद ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जा बैठा। गाड़ी चलने लगी। कार के अंदर का माहौल बहुत अजीब और बोझिल था। निर्मलेश ने माहौल को हल्का करने के लिए बातचीत शुरू की। निर्मलेश, अंकल आप कहां से आ रहे हैं? ड्राइवर सपाट आवाज में, काम से। निर्मलेश, वैसे थैंक यू अंकल, लिफ्ट पे पाख्तरी लिफ्ट देने के लिए। ड्राइवर, हम। अंकल की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी और वे सिर्फ सामने सड़े खत को ताक रहे थे। निर्मलेश को लगा शायद वे थके हुए हैं, इसलिए वह चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगा। उसे क्या पता था कि जिस कार को वह अपनी लॉटरी समझ रहा है, वह उसे उसकी जिंदगी के सबसे भयावह अनुभव की ओर ले जा रही है। स्विफ्ट कार वाले अंकल ने उसे हाईवे के उस मोदडेट पर उतार दिया जहां से निमोधा गांव की कच्ची सडेजी शुरू होती थी। जाते जाते उन्होंने चेतावनी भी दी, बेटा सामने दुकान है, वहीं रुक जा, रात का वक्त ठीक नहीं है। पर निर्मलेश तो ठहरा फोटोग्राफी का शौकीन। उसने सोचा, ऐसी डार्क और क्रीपी लोकेशन फिर कहां मिलेगी। उसने गले में कैमरा टांगा और अपना भारी बैग कंधे पर लादकर गांव की ओर पैदल ही निकल पड़ा। रात के करीब 1 बजे बज रहे थे। शुरू में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचने लगा, सन्नाटा गहराता गया। अब उसे सिर्फ अपनी ही सांसों की धमक सुनाई दे रही थी। तभी एक पुराने पेड्डे के नीचे उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। चांद की दूधिया रोशनी में एक लड़की खद्दी थी, पीले रंग के सलवार सूट में। निर्मलेश के कदम ठिठक गए। पहले तो उसके मन में डर की लहर दौड़ती कि कहीं ये वो तो नहीं, लेकिन जब वह करीब पहुंचा तो डर की जगह हैरानी ने ले ली। वह लड्डेच की इतनी हसीन थी कि निर्मलेश की नजरें जम गई। लंबे काले बाल, हिरणी जैसी आंखें और मासूम चेहरा। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह इस दुनिया की है। लड्डा डीडेचकी उसे देखकर थोड़ा सकपकाई और उसने नजरें फेर ली। किसी भी समझदार इंसान को वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन निर्मलेश पिघल गया। उसे लगा कि बेचारी लड्डचकी डर रही है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अरे आप डरो मत, मैं कोई भूत या लुटेरा नहीं हूं। मैं तो दिल्ली से आया हूं, बस खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गया। पर आप इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रही हो? क्या आप भी रास्ता भटक गई हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पेड्डे की ओट में छुपने की कोशिश करने लगी। निर्मलेश को उसकी यह खामोशी और यह रहस्यमयी खूबसूरती और भी ज्यादा आकर्षित करने लगी। वह भूल गया कि वह एक सुनसान इलाके में है, फोन बंद है और आसपास कोई इंसान नहीं है। कुदरत और पारलौकिक शक्तियों के बीच का अंतर खत्म होने लगा था। अनामिका की खूबसूरती और उसकी मीठी बातों ने निर्मलेश के ओवर कॉन्फिडेंस को एक नई हवा दे दी थी। दोनों साथ चलने लगे। रात के 1:15 बज रहे थे। निर्मलेश ने अपना परिचय दिया और अनामिका ने बड्डे ही रहस्यमयी अंदाज में अपना नाम बताया। बातों बातों में निर्मलेश ने अपने कैमरे और नाइट फोटोग्राफी के शौक के बारे में बताया। अनामिका बस धीरे से मुस्कुरा देती, जैसे वह कुछ ऐसा जानती हो जो निर्मलेश की समझ से बाहर था। तभी रास्ते में एक विशाल बरगद का पेड्डी डेच आया। चांद की पीली रोशनी में उसकी लटकती जटाएं ऐसी लग रही थीं जैसे किसी डायन के खुले बाल हों। एक आम इंसान उसे देखकर सिहर जाता, लेकिन फोटोग्राफी के शौकीन निर्मलेश को उसमें एक परफेक्ट शॉट नजर आया। उसने जैसे ही कैमरा निकाला, अनामिका का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट और चेतावनी थी। इस पे डीडीएच की फोटो मत लो। निर्मलेश हंसा और बोला, अरे यार, तुम भी इन अंधविश्वासों में यकीन करती हो? देखो कितनी शानदार फोटो आएगी। अनामिका ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, लेकिन निर्मलेश नहीं माना। क्लिक, कैमरे का फ्लैश चमका और फोटो खींच गई। जैसे ही उसने फोटो खींचकर स्क्रीन पर देखी, निर्मलेश के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। फोटो में वह पेड्डाच वैसा नहीं था जैसा आंखों से दिख रहा था। अनामिका का चेहरा सफेद पर्दा छट चुका था। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, चलो यहां से, जल्दी चलो।
अचानक रात की वह परिचित आवाजें, झींगुरों का शोर, हवा की सरसराहट, सब कुछ एक झटके में बंद हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि वह कानों में चुभने लगा। अब सिर्फ उन दोनों के कदमों की आवाज आ रही थी। पर तभी निर्मलेश को महसूस हुआ कि कदमों की आवाज सिर्फ दो जोड़ी नहीं है, उनके पीछे कोई और भी चल रहा था। एक भारी कदमों की आहट जो उनके रुकने पर रुक जाती और चलने पर फिर शुरू हो जाती। वो अचानक रुक गया और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। इस बार वहां कुछ भी नहीं था, ना पेड़, ना रास्ता, ना कोई निशान, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। करीब 10 मिनट बाद दूर कहीं रोशनी दिखी। एक गांव, जिंदगी की आवाजें। अनामिका रुक गई। मेरा गांव आ गया, उसने कहा। उसकी आवाज अब फिर से सामान्य थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। मैं चलती हूं, तुम अपना ध्यान रखना। निर्मलेश हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू, तूने मेरी जान बचाई है। वो मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं थी। जरूर मिलेंगे, उसने कहा और मुड़कर चली गई। अंधेरे में धीरे धीरे गायब होती हुई। रात के करीब 2 बजे निर्मलेश अपनी बुआ के घर पहुंचा। घर रोशनी से जगमगा रहा था। शादी की तैयारियां, लोगों की आवाजें, हंसी, सब कुछ सामान्य था, शायद बहुत ज्यादा सामान्य। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने चाचा थे और बाकी लोग, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ घबराहट। निर्मलेश, तू कहां था? फोन क्यों बंद था? तुझे पता है हम कितने डर गए थे? वो सबको समझाने लगा। बस खराब हो गई, फोन बंद था, लिफ्ट लेकर आया, सब कुछ बताया, बस वो नहीं बताया। वो पेड़, वो हंसी, वो आवाज। तुम बहुत सुंदर हो। उस रात वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। कमरे में अंधेरा था और हर कोने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी धीरे से उसके कान के पास, तुम बहुत सुंदर हो। इस बार वो आवाज बाहर से नहीं आई थी, वो उसके कमरे के अंदर थी। कुछ देर बाद फंक्शन शुरू हुआ। ढोल नगाड़ों की आवाज, लोगों की हंसी, रोशनी, सब कुछ जिंदा था। लेकिन उस भीड़ में भी निर्मलेश के अंदर कहीं एक अजीब सा खालीपन था। वो कैमरा लेकर इधर उधर घूम रहा था, हर एंगल से फोटो खींच रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी औरतों के बीच बैठी एक लड़की पर। उसके हाथ से कैमरा धीरे धीरे नीचे सरक गया। उसकी सांस अटक गई। वो अनामिका थी। वही मुस्कान, वही चेहरा, और इस बार वो उसे देखकर सीधे मुस्कुरा रही थी, जैसे वो उसका इंतजार कर रही हो। अनामिका ने धीरे से हाथ उठाया और उसे अपनी तरफ बुलाया। निर्मलेश ने सोचना बंद कर दिया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो उसके पास चल पड़ा। अनामिका, तुम यहां? उसकी आवाज धीमी थी। वो हल्के से हंसी। हाँ, मैंने तुम्हें बहुत पहले देख लिया था। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। निर्मलेश कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही किसी ने उसे आवाज दी। वो चला गया, लेकिन अब उसका मन कहीं और नहीं लग रहा था। रात को जब खाना चल रहा था, वो अनामिका को लेकर छत पर चला गया। ऊपर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी। दोनों बातें करते रहे और हर पल निर्मलेश खुद को और गहराई में डूबता हुआ महसूस कर रहा था। अगले दिन सुबह उठते ही उसका पहला ख्याल अनामिका, जैसे वो अब उसके दिमाग का हिस्सा बन चुकी थी। दोपहर करीब 3 बजे उसके कमरे की खिड़की से एक कागज अंदर गिरा। नॉर्मल। चिन्मय की आंखों में अब सिर्फ डर था। वो कंकु की चेली है, उसकी बेटी, और वो तुझे अपना शिकार बनाने आई है। निर्मलेश का पूरा शरीर कांपने लगा। तभी एक और कजिन ने पूछा, तूने उसे छुआ है? कमरा फिर से शांत। बता। इस बार आवाज सख्त थी। निर्मलेश ने आंखें बंद कर ली। हाँ, अब उसने सब कुछ बता दिया। उनकी मुलाकातें, वो खंडहर, और आज शाम जो हुआ, सब सुनने के बाद चिन्मय ने अपना सिर पकड़ लिया। ओ भाई, ये क्या कर दिया तूने? कमरे में हर चेहरा सख्त हो गया था। क्यों, क्या हो गया? निर्मलेश रोते हुए बोला। चिन्मय ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। जब वो किसी इंसान के साथ इस तरह जुड़ती है तो उसकी आत्मा को अपने साथ बांध लेती है। मतलब
निर्मलेश की सांस अटक गई। मतलब चिन्मय की आवाज अब लगभग फुसफुसाहट थी। अब वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। धीरे धीरे तेरी जान, तेरी ताकत सब खींच लेगी, जब तक तू मर नहीं जाता। ये सुनते ही निर्मलेश को लगा जैसे उसका दिल फट गया हो। कमरे में सन्नाटा था और उस सन्नाटे में बस एक आवाज गूंज रही थी, निर्मलेश के टूटने की। निर्मलेश फूट फूट कर रो रहा था। मैं मर जाऊंगा। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे हर शब्द उसके सीने को चीर कर बाहर आ रहा हो। चिन्मय ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अरे हो पागल, शांत हो, कुछ नहीं होगा तुझे, उसने उसे झकझोरते हुए कहा। हम हैं ना, इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं हम। लेकिन निर्मलेश की हालत अब बेकाबू हो चुकी थी। तुम क्या करोगे? तुम खुद कह रहे हो कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर नहीं था, मौत का डर था। कमरे में बैठे सभी कजिन्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर चेहरे पर टेंशन साफ थी। तभी अकी ने गहरी सांस लेकर कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, यह बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कमरा एकदम शांत। निर्मलेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? अकी ने सख्ती से कहा। कल शादी है, बारात निकलनी है, घर में खुशी का माहौल है। अगर यह बात बाहर गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी बड़े लोगों को बताकर क्या होगा, उनके पास कोई हल नहीं है। चिन्मय ने भी सिर हिलाया। अकी सही कह रहा है, हमें खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी अंकुर बोला, अगर बात हमारे हाथ से निकल गई तो, मतलब अगर कुछ बड़ा हो गया तो। उसकी बात ने सबको चुप कर दिया। वो सही कह रहा था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद चिन्मय बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, धनंजय चाचा से बात करते हैं। नाम सुनते ही सबके चेहरों पर हल्की उम्मीद आई। फोन लगाया गया। पहले तो चाचा हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे ही चिन्मय की आवाज बदली, चाचा अब मजाक मत करिए, जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर विश्वास करना होगा। उधर से भी सन्नाटा। बोलो। और फिर पूरी कहानी सुनाई गई। बस खराब होना, वो बरगद का पेड़, वो आवाज, अनामिका और खंडहर में जो हुआ सब कुछ। कुछ देर तक फोन के उस पार खामोशी रही। फिर चाचा की भारी आवाज आई, कहां है वो फोटो? डिलीट कर दी? कुछ देर बाद चाचा खुद आ गए। उन्होंने निर्मलेश को पास बुलाया, उसकी आंखों में देखा, फिर उसकी गर्दन पर नजर डाली। वहां हल्का सा काला निशान था, जैसे किसी ने छूकर जला दिया हो। चाचा की आवाज बदल गई, ये असली है और ये लड़का बहुत बड़े खतरे में है। कमरे में फिर से सन्नाटा। इस गांव में एक पंडित है, चाचा बोले, रतनगिरी, तंत्र के जानकार। कल सुबह हम उसके पास जाएंगे, चुपचाप। अगली सुबह 6 बजे सब बिना किसी को बताए निकल पड़े। हवा ठंडी थी, रास्ता सुनसान। गांव के दूसरे छोर पर एक छोटा सा घर, सादा लेकिन अजीब तरह से शांत। बाहर बोर्ड लगा था, पंडित रतनगिरी, तंत्र विशेषज्ञ। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से आवाज आई, आओ। अंदर करीब 60 साल का एक बुजुर्ग बैठा था, सफेद धोती, माथे पर लाल तिलक, आंखें बहुत गहरी। प्रणाम पंडित जी, चाचा ने कहा। खुश रहो, उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया। सब बैठे ही थे कि पंडित जी की नजर सीधे निर्मलेश पर पड़ी। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरते रहे, फिर बोले, ये लड़का मुसीबत में है। सबके रोंगटे खड़े। आपको कैसे पता? निर्मलेश ने कांपते हुए पूछा। पंडित जी हल्के से मुस्कुराए। मैं देख सकता हूं, तुम्हारे आसपास एक काली छाया है, एक औरत। निर्मलेश का गला सूख गया। चाचा ने पूरी कहानी फिर से सुनाई, हर एक बात। जब सब खत्म हुआ, पंडित जी की आंखें गंभीर हो गईं। कंकु, उन्होंने धीरे से कहा। वो अभी भी सक्रिय है, चिन्मय ने घबराकर पूछा। पंडित जी, क्या आप इसे बचा सकते हैं? पंडित जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, समस्या है, इसने उसके साथ संबंध बना लिया है। कमरे की हवा भारी हो गई। जब ऐसा होता है तो आत्मा और इंसान के बीच बंधन बन जाता है, एक ऐसा बंधन जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। अकी की आवाज कांप गई। तो मतलब? नहीं, पंडित जी ने हाथ उठाकर रोका। अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैं फिलहाल इसे कुछ समय के लिए सुरक्षित कर सकता हूं।
कितने समय के लिए? चिन्मय ने पूछा। 2-3 दिन, शादी तक। उसके बाद क्या? निर्मलेश की सांस अटक गई। उसके बाद? पंडित जी की आवाज धीमी हो गई। तुम्हें मेरे गुरु के पास जाना होगा, काशी। वो अघोरी हैं, सिर्फ वही इस बंधन को तोड़ सकते हैं। कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अभी क्या करना होगा? चाचा ने पूछा। पंडित जी ने एक कागज पर कुछ लिखा और निर्मलेश को थमा दिया। ध्यान से सुनो। पहला नियम, वो तुम्हें बुलाएगी सपनों में या आवाज देकर, लेकिन तुम्हें जाना नहीं है। हेलो, भेजे बाबू आज। हाँ मॉडल में देख ली दो, पर वाकई मैंने एक लफड़ो पड़ गया। हेलो, हाँ बोलो ना। लफड़ो जो पड़ रहा हो कि जो आप मॉडल देख रहे हो ऑनलाइन में, जो रेट 10,500 रुपये की है रही ना, वो मॉडल अपना का 12,500 रुपये को है। 12,500 का हो? पता को ना यार, अब ऑनलाइन में रेट पेशन कम आ रही है, बाकी इसकी 12,500 रुपये की रेट है। और निकाल बड़े कोई रेटा है और कोई फोटो भेज दो ना, हमें रेटा लिख भेज दो, मारे चाहिए दो यार। मॉडल ही वही एक ही है जो 12,500 रुपये को है। फिर वाका ऊपर हुआ है मैं 13,500 रुपये को, 4GB 128 यो कोई मॉडल Y19 है। लो Y19 जो वो जो आप फोटो भेजो ना, वो कोई मॉडल है जो 464 तो 12,500 रुपये को है, और 4GB 128 भी 13,500 रुपये को। यो कोई मॉडल। दूसरा नियम। पंडित जी की आंखें अब और गहरी हो गई। वो फिर से तुम्हें अपने पास खींचने की कोशिश करेगी। हर बार बंधन मजबूत होगा। उन्होंने झुककर कहा, अगर तुमने फिर से उसके पास जाने की गलती की तो कुछ सेकंड की खामोशी, फिर कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। पंडित जी की बातें खत्म होते ही कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया था। निर्मलेश के हाथ अब भी कांप रहे थे। मैं ध्यान रखूंगा पंडित जी, उसने डर से भरी आवाज में कहा। पंडित जी ने उसे गहराई से देखा। ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि वो बहुत चालाक है। वो तुम्हें फंसाएगी, तुम्हारी कमजोरी से, तुम्हारी इच्छाओं से, और सबसे ज्यादा अपनी खूबसूरती से। उन्होंने कागज पर उंगली रखते हुए कहा, तीसरा नियम, जितना हो सके घर के अंदर ही रहो। उन्होंने एक छोटा सा यंत्र निकाला। इसे घर में टांग देना, इसके रहते वो अंदर नहीं आ सकेगी। चिन्मय तुरंत बोला, लेकिन पंडित जी, कल बारात है, उसे बाहर तो जाना पड़ेगा ना। पंडित जी ने सिर हिलाया। इसीलिए उन्होंने एक लाल धागा निकाला, उस पर मंत्र फूंके और निर्मलेश की कलाई पर बांध दिया। जैसे ही धागा उसकी त्वचा को छुआ, उसे एक हल्की गर्मी महसूस हुई, जैसे वो सच में जिंदा हो। ये रक्षा सूत्र है। पंडित जी की आवाज गंभीर हो गई। जब तक ये तुम्हारे हाथ में है, वो तुम्हें पूरी तरह काबू नहीं कर पाएगी। लेकिन उनकी आंखें तेज हो गईं। ये धागा कभी नहीं उतरना चाहिए। अगर ये टूटा या खुला तो वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेगी। निर्मलेश ने कांपते हुए सिर हिलाया। और याद रखना, पंडित जी ने आखिरी बार कहा, अगर इलाज से पहले एक बार भी तुम उसके पास गए तो फिर कुछ सेकंड की खामोशी, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। निर्मलेश की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी, मैं बहुत डर गया हूं, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उसकी आवाज टूट गई। जब भी आंख बंद करता हूं, उसका चेहरा दिखता है, जैसे मेरा अपने दिमाग पर कंट्रोल ही नहीं रहा। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। डरना स्वाभाविक है बेटा, लेकिन तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा। सोचो अपने परिवार के बारे में। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें खत्म करना चाहती है। फिर उन्होंने एक छोटा सा ताबीज बनाया, उसमें भभूत और जड़ी बूटियां भरी और उसे देते हुए बोले, इसे रात को अपने तकिए के नीचे रखना, ये तुम्हें उसके सपनों से बचाएगा। और एक आखिरी बात, पंडित जी की आवाज अब बहुत धीमी थी,
वो तुमसे प्यार का नाटक करेगी, लेकिन वो सिर्फ एक आत्मा है, तुम उसके लिए सिर्फ एक शिकार हो। उसकी असलियत बहुत भयानक है। निर्मलेश ने आंखें बंद की। ठीक है पंडित जी, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह सब वापस घर आ गए। चिन्मय ने उसका कंधा पकड़ा। स्ट्रांग रहना, हम सब तेरे साथ हैं। पूरा दिन निर्मलेश एक कमरे में बंद रहा। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, यंत्र टंगा हुआ ताबीज तकिए के नीचे, और कलाई पर वो लाल धागा। हर पल कोई ना कोई उसे देखने आता, लेकिन असली लड़ाई उसके अंदर चल रही थी। उसे पता था वो आएगी। रात करीब 10 बजे। घर में शादी की तैयारियों का शोर, लेकिन उसके कमरे में सिर्फ खामोशी। अखी और अंकुर उसके साथ सो रहे थे। लाइट बंद हुई और वो लेट गया, लेकिन नींद उसे दूर थी। हर आवाज, हर हलचल से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। अचानक ठक 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 खिड़की से आवाज आई। उसकी आंख खुल गई। पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, हवा नहीं थी। फिर भी, और फिर एक आवाज, बहुत मीठी, बहुत जानी पहचानी। निर्मलेश। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अनामिका, बाहर आओ ना। आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। निर्मलेश ने तुरंत आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, ये झूठ है, तुम मुझे मारना चाहती हो। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी टूटी हुई, थोड़ी रोती हुई। प्लीज, बस एक बार, मैं बहुत अकेली हूं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस आवाज में इतना दर्द था, इतनी तड़प, कि उसका दिल पिघलने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिए। नहीं नहीं, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, जैसे उसका शरीर अब उसका रहा ही नहीं। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठने लगा, और उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, आ जाओ निर्मलेश। जैसे ही निर्मलेश खिड़की की तरफ बढ़ने लगा, अचानक उसकी नजर अपनी कलाई पर बंधे लाल धागे पर पड़ी। वो रुक गया। उसने कांपते हुए उस धागे को छुआ, और उसी पल जैसे किसी ने उसके दिमाग पर पड़ा जादू तोड़ दिया हो, उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो बुदबुदाया और वापस बिस्तर पर लेट गया। कुछ सेकंड, फिर पूरा माहौल शांत, इतना शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। और फिर एक लंबी खौफनाक हंसी। ठीक है निर्मलेश, आवाज खिड़की के बाहर गूंजी। कल मिलेंगे पक्का? उसके बाद सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें डर और भी ज्यादा गूंजता है। निर्मलेश पूरी रात जागता रहा, आंखें खुली, दिल धड़कता हुआ, और दिमाग में वही आवाज घूमती हुई। लेकिन उस रात वो फिर नहीं आई। अगला दिन, बारात का दिन। शाम 5 बजे बारात निकलनी थी। घर में शोर, खुशी, नाच गाना, सब कुछ सामान्य था, बस निर्मलेश नहीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ, जैसे वो रात भर किसी अदृश्य लड़ाई में था। तू ठीक है ना? बुआ ने पूछा। हां, बस नींद नहीं हुई, उसने झूठ बोल दिया। बारात निकली, बैंड बाजा, डीजे, सब लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे, लेकिन निर्मलेश का ध्यान कहीं और था। हर कोना, हर अंधेरा उसे लग रहा था वो वहीं है, उसे देख रही है, इंतजार कर रही है। अंकुर उसका हाथ पकड़े हुए था, एक सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहा था। रात करीब 9 बजे बारात लड़की वालों के घर पहुंच गई। सब लोग अपने अपने काम में लग गए। कोई खाना खा रहा था, कोई रस्में देख रहा था। तभी चिन्मय दौड़ता हुआ आया। अक्की, निर्मलेश कहां है? अभी तो यहीं था। नहीं है, मैंने पूरा चेक कर लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर घबराहट। तीनों अलग अलग दिशाओं में उसे ढूंढने लगे, लेकिन निर्मलेश गायब हो चुका था। चिन्मय, अकी और अंकुर भागते हुए चाचा के पास पहुंचे। आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा। चाचा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत फोन निकाला। हम निकल रहे हैं। कुछ ही मिनटों में सब कार में थे। तेज रफ्तार, सन्नाटा, और सबके दिल में एक ही डर, वो उसे ले गई। आधा घंटा बाद कार रुकी, उसी जगह, वो बरगद का पेड़। चाचा ने धीरे से कहा, चुपचाप चलो। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, जो उन्होंने देखा, उनके होश उड़ गए।
पेड़ के नीचे दर्जनों दिए जल रहे थे। बीच में निर्मलेश बैठा था, पूरी तरह नंगा, उसका शरीर सिंदूर, हल्दी और राख से लिपटा हुआ, गले में माला और आंखें बिल्कुल खाली। निर्मलेश! चाचा चिल्लाए। कोई हरकत नहीं। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वो अचानक खड़ा हो गया और एक जोरदार चीख, उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी थीं, चेहरा विकृत और आवाज उसकी नहीं थी। चले जाओ यहां से, एक औरत की तीखी आवाज गूंजी, वरना किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी पीछे एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला। पंडित जी और उनके साथ उनके गुरुजी, लंबी सफेद दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला, माथे पर बड़ा तिलक, उनकी मौजूदगी से ही माहौल बदल गया। जैसे ही निर्मलेश या जो भी उसमें था ने उन्हें देखा, वो पलटा और सीधा पेड़ पर चढ़ने लगा। पकड़ो उसे! पंडित जी चिल्लाए। तीनों ने दौड़कर उसे पकड़ा, आधे पेड़ से खींचकर नीचे गिराया। वो छटपटाता रहा, चीखता रहा। तभी गुरुजी आगे बढ़े। कंकु! उनकी आवाज गूंज उठी। बहुत खेल लिया तूने, अब बस! उन्होंने रुद्राक्ष की माला निकाली और सीधे निर्मलेश के गले में डाल दी। जैसे ही माला पड़ी, निर्मलेश तड़पने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और 1 मिनट के अंदर बेहोश। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, वो घबराकर चारों तरफ देखने लगा। मैं यहां कैसे? पंडित जी मुस्कुराए। मैं जानता था वो सब सुन रही थी, इसलिए हमने पहले से तैयारी कर रखी थी। चाचा बोले, गुरुजी सुबह ही आ गए थे, हम जानते थे वो जरूर हमला करेगी। तभी पेड़ से एक गूंजती हुई आवाज, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गुरुजी और पंडित जी वहीं बैठ गए। हवन शुरू हुआ। मंत्र, आहुति, धुआं, करीब 2 घंटे तक। रात और गहरी होती गई। बाकी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में निर्मलेश ने बताया उसे सब दिख रहा था। पेड़ पर अनामिका और कंकु दोनों गुस्से में, लाल आंखें, भयानक रूप। अनामिका कई बार उसके पास आई, लेकिन हर बार माला उसे रोक देती और जैसे ही आखिरी आहुति दी गई, वो दोनों गायब हो गई। सब कुछ शांत। गुरुजी ने पेड़ का एक टुकड़ा काटा, उस पर यंत्र बनाया, उसे बांधा और अपने झोले में रख लिया। फिर हवन की राख पेड़ पर लगाई गई और वहां एक अष्टधातु का त्रिकोण गाड़ दिया गया। बिना कुछ बोले गुरुजी कार में बैठ गए। बाकी सब भी चुपचाप लौट आए। जाते जाते निर्मलेश ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो पेड़ अब बस एक पेड़ था और उस रात के बाद वो कभी वैसा नहीं रहा। अगले दिन जब बारात वापस आई, तब जाकर सब कुछ सच बताया गया कि कैसे मौत उसके इतने करीब आकर भी उसे छू नहीं पाई। सभी लोग शॉक्ड थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? तभी धनंजय चाचा आगे आए। उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। अगर हम पहले बता देते तो शादी का माहौल खराब हो जाता, और वैसे भी आप लोग क्या कर पाते? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जो करना था वो हम कर चुके हैं। उसके बाद निर्मलेश को पंडित जी के पास ले जाया गया, जहां कुछ और छोटी छोटी प्रक्रियाएं की गईं ताकि उसका उस दुनिया से बचा कुचा हर रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। और आखिरकार कई दिनों की इस डरावनी जंग के बाद निर्मलेश की जान बच पाई। यह कहानी है निर्मलेश के सच्चे अनुभव की। कुछ नाम और जगहें बदली गई हैं, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल असली है। और इसीलिए कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर रात के अंधेरे में आपको कोई बेहद खूबसूरत मासूम सी लड़की मिले जो अचानक आपसे बात करने लगे, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच में इंसान है? क्योंकि हर खूबसूरत चेहरा इंसान नहीं होता, और कभी कभी जो हमें अपनी तरफ खींचता है वो हमें खत्म करने आया होता है। अब आप बताइए, अगर आप निर्मलेश की जगह होते तो क्या आप उससे बात करते या चुपचाप वहां से भाग जाते? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे अपनी अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक
सावधान रहें, क्योंकि अंधेरा कभी भी अकेला नहीं होता।